माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा चल रही है और अभी हमारे सत्ता पक्ष की ओर से बाली जी ने अपना विषय रखा, बहुत से प्रश्न खड़े किए। मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, परंतु पहले बजट पर बोलूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर ये उत्तर सुनकर उठकर चले जाएंगे। सर, ये सरकार जो है व्यवस्था परिवर्तन का नारा देकर आई थी और इस सरकार का ये दूसरा बजट है, परंतु व्यवस्था परिवर्तन की झलक ना पहले बजट में नजर आई ना अब के बजट में नजर। मैं बात बजट के आंकड़ों की करना चाहूंगा। ये ठीक है कि सरकार ने ये दूसरा बजट 5,000 करोड़ की वृद्धि के साथ 58,444 करोड़ के आकार का प्रस्तावित किया है, परंतु जो पैरामीटर्स प्रदेश की अर्थव्यवस्था के, उन पैरामीटर्स पर यह बजट खरा नहीं उतरता। पैरामीटर्स हैं प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 2021-22 हमारी सरकार का अंतिम वर्ष, तो ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर थी तो 8.3% थी और सरकार का एक साल बीत जाने के बाद 2023-24 के बजट में ये मात्र 7.1% रह गई। ये कमी आई है, ये पैरामीटर है कि इस सरकार के समय व्यवस्था परिवर्तन का नारा तो दिया गया, परंतु प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ये जो है आंकड़ा फिट नहीं बैठा। दूसरा पैरामीटर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की बात। आप जीडीपी की बात करेंगे 2021-22 में ये सकल घरेलू उत्पाद 1,75,173 करोड़, 2022-23 में 1,95,404 करोड़। ये हमारी सरकार का अंतिम वर्ष और इस सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में 20,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई और इस साल 2023-24 में 2,07,430 करोड़, जीडीपी में मात्र 12 करोड़ की वृद्धि हुई। हमारी सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में ये वृद्धि 50% कम है, इसलिए इस पैरामीटर पर भी ये सरकार जो है ये विफल रही है। और उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान में लाना चाहता हूं क्यों हमारी जीडीपी कम हो रही है, क्योंकि इस सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया और एक सस्ता रास्ता चुन लिया। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए स्टेट कर लगाता है, राज्य कर लगाता है, हमारे को केंद्र से केंद्रीय करों का हिस्सा मिलता है। और तीसरा निवेश। इस सरकार ने राज्य करों में बढ़ोतरी करके प्रदेश की जनता पर बोझ लादकर अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने की कोशिश की, परंतु निवेश को बढ़ाने की बजाय उद्योगों को बाहर भेजने का काम किया, जिससे यह जीडीपी कम हुई है, जिससे हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधरने की बजाय बिगड़ी है। और इसके लिए इस सरकार का एक साल का कार्यकाल जिम्मेवार है। अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, अगर आप बात करेंगे कैपिटल आउटले की, हमारी सरकार के अंतिम वर्ष में 100 में से 29 रुपए विकास कार्यों के लिए कैपिटल आउटले के लिए रखे जाते, अभी इसमें कमी आ गई, अब ये 28 रुपए हो गया। चर्चा विकास की जा रही है, पैसा आएगा कहां से? बजट में ही जो प्रस्तावित बजट है उसी में कमी आ रही है। तो किस पैरामीटर पर यह बजट खरा उतरता है, ये मुझे समझ नहीं आता। और अध्यक्ष महोदय, अगर बात करें राजस्व घाटे की, वो भी बड़ा है, 3903 करोड़ हमारे समेत अब 4514 करोड़ हो गया है। और सबसे बड़ा पैरामीटर राजकोषीय घाटा, उसमें अगर आप देखेंगे 9602 करोड़ की हमारे समेत था, अब बढ़कर 10,784 करोड़। और ये खतरे की घंटी है। ये सकल घरेलू उत्पाद का 4.75% है। 4% से अगर ये बढ़ जाए तो ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए
अलार्मिंग सिचुएशन है जो हमारी इस सरकार ने पैदा कर दी है। इसलिए मैं कहना चाहूं, आप राजनीतिक भाषण जितने मर्जी अच्छे दे लीजिए, अब जितनी मर्जी अपनी पीठ खुद ही थपथपा लीजिए, परंतु ये प्रदेश की अर्थव्यवस्था का जो आप नुकसान कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, हमें भी भुगतना पड़ेगा, प्रदेश की जनता को आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। इसलिए लोक लुभावने नारे देकर, वायदे देकर प्रदेश को आगे नहीं चलाया जा सकता। आपने सरकार चलानी है तो विकास के साथ साथ आपको प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भी ध्यान। उपाध्यक्ष महोदय, 1 साल इस सरकार ने गुजार दिया कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा। यही बार बार कहा जाता रहा, परंतु मैं तथ्य रखना चाहता हूं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिगड़नी कहां से शुरू। हम सब जानते हैं 1992 में आदरणीय शांता जी मुख्यमंत्री थे। जिस दिन राम मंदिर के मुद्दे पर उनकी सरकार गई थी, उस दिन इस प्रदेश का ओवरड्राफ्ट खत्म हो गया था। 1 रुपए का कर्जा भी प्रदेश पर नहीं रहा था। 1993 में कांग्रेस की सरकार आई थी। 9th फाइनेंस कमीशन के समक्ष गलत आंकड़े प्रस्तुत किए थे उस कांग्रेस सरकार ने, जिससे हमारा विशेष राज्य का दर्जा छिन गया था। कितना नुकसान होता है। विशेष राज्य का दर्जा हो तो केंद्र की हर स्कीम 90-10 में आती है, दर्जा ना हो तो 70-30 या 50-50 में आती। कितना नुकसान हुआ। गलत आंकड़े प्रस्तुत किए, विशेष राज्य का दर्जा चला गया। और उसी 1993 में आपने एक नई संस्कृति पैदा की। उस समय की सरकार ने मार्केट से लोन उठाने की संस्कृति शुरू की। बिजली बोर्ड, फॉरेस्ट कारपोरेशन को गिरवी रख के मार्केट से 913 करोड़ रुपए कर्जा उठाया गया। ईडीबी कंपनी को कमीशन देकर उठाया गया। उस समय से जो ये कर्जे की संस्कृति कमीशन देकर उठाने शुरू हुई, उसका खामियाजा प्रदेश आज तक भुगत रहा है। क्योंकि जो कर्जे लिए हैं, आने वाली सरकार को उसका ब्याज भुगतना, उसकी किस्तें देनी है। अगली सरकार उससे ज्यादा कर्जा लेना पड़ेगा, मजबूरी है। आंकड़े किस सरकार ने कितने लिए आदरणीय सतपाल सत्ती जी ने रखे की गई। जब हमारी 2017 में कांग्रेस की सरकार गई थी तो प्रदेश पर 47,000 करोड़ का, जब वो सरकार बनी थी तो 27-20 हजार करोड़ कर्जा 2012 से 17 के बीच आपकी सरकार ने लिया था। 2017 से 22 के बीच हमारी सरकार ने भी 20,000 करोड़। उसमें बढ़ोतरी होगी क्योंकि कर्जे का ब्याज भी देना है। इसलिए क्यों दोष देते हो, पहले अपने गिरेबान में जा। आंकड़े देखिए किस सरकार ने कितना कर्जा लिया है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ईमानदारी से अगर आप समीक्षा करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारों के समय यह कर्जा लेने की प्रथा शुरू हुई और सबसे ज्यादा कर्जा अगर लिया गया तो कांग्रेस सरकारों के समय लिया गया। इसलिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने का दोष अगर किसी पार्टी पर है तो वो कांग्रेस पार्टी। आप बच नहीं सकते, इतिहास इस बात का साक्षी। आप बात करते हैं, इसके अलावा भी आपने बहुत कुछ किया है। आदरणीय अटल जी ने हमें इंडस्ट्रियल पैकेज दिया ताकि निवेश बढ़े, अर्थव्यवस्था सुधरती है, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। मनमोहन जी की सरकार आई, वो हमारा औद्योगिक पैकेज वापिस हो। अटल जी ने भी हमें दोबारा, जो 93 में विशेष राज्य का दर्जा छिन गया था, वो अटल जी ने दोबारा दिया। मनमोहन सरकार ने वो भी वापस लिया। उसके कारण फिर से नुकसान होना शुरू हुआ और वो विशेष राज्य का दर्जा आज फिर अगर हिमाचल प्रदेश को मिला है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। इसलिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान, हम धन्यवादी आदरणीय अटल जी, आदरणीय मोदी जी, जिन्होंने हमेशा हिमाचल की चिंता, विशेष राज्य का तक दर्जा दिया, पैकेज दिए। उसके कारण जो है हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरती रही। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को अगर आप पढ़ेंगे, आत्मनिर्भर हिमाचल की बात की है। अबाली जी भी बार बार बोल रहे थे, 11 बार उल्लेख है आत्मनिर्भर शब्द। परंतु आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए आप कर क्या रहे हैं? आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए आपको अपने प्रदेश के रिसोर्सेज मोबिलाइज करने, आय के साधन बढ़ाने पड़ेंगे, आपको फिजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी, आपको कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे।
ये आत्मनिर्भर का नारा पहले भी हिमाचल में हमारे आदरणीय नेता शांता कुमार जी ने दिया था, उन्होंने करके दिखाया था, फिजूल खर्ची रोकी थी। तब मंत्रिमंडल पर कोई अंकुश नहीं था कि 12 मंत्री बनेंगे, उन्होंने तब भी 6-6 मंत्रियों के साथ सरकार चलाई। चेयरमैन नहीं बनाए थे, वाइस चेयरमैन नहीं बनाए थे, सीपीएस नहीं बनाए थे, अनेक कठोर निर्णय लेकर फिजूल खर्ची को रोका था। प्रदेश की जनता को संदेश दिया था, जब हम खुद खर्च नहीं कर रहे तो कोई फिजूल खर्ची ना करे, ताकि हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने। उन्होंने परवाह नहीं की मेरी सरकार का क्या होगा, मैं अगला चुनाव जीतूंगा नहीं जीतूंगा, उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की। परंतु आज भी इस प्रदेश के अंदर अनेक ऐसे निर्णय उन्होंने लिए हैं जिनके लिए शांता कुमार को याद किया, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 ही बार बने हो, परंतु फिर भी प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाकर छोड़कर गए, कर्जा समाप्त करके गए। आप क्या कर, आप नारा दिए आत्मनिर्भर हिमाचल, संसाधन खड़े नहीं कर रहे। जो 350 करोड़ एक्साइज से इकट्ठा किया वो बजट में रेडियां बांट दी, क्योंकि आगे लोकसभा के चुनाव है। आप कठोर निर्णय लेने लायक है ही नहीं, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। उसके लिए चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा भूलना पड़ेगा, आपको कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे, परंतु आप नहीं ले सकते। आप तो एक राज्यसभा का चुनाव आ गया तभी गड़बड़ा गए। मुख्यमंत्री जी आजकल पता कौन सा गाना गुनगुना रहे हैं, राणा जी अब तो माफ करना, गलती हमारे से हो गई। तो जो मुख्यमंत्री एक चुनाव से घबरा जाए, आज ट्रेनिंग हो गई, लंच भी नहीं करने दिया, वोट ऐसे नहीं ऐसे डालनी है, बौखलाहट। ये जो चुनाव की चिंता को लेकर चलोगे तो ठीक है, राजनीति करो, क्यों आप आत्मनिर्भर हिमाचल का नारा दे, क्यों प्रदेश को आर्थिक व्यवस्था सुधारने की बात कर। ये करना है तो निर्णय कठोर लेने पड़ेंगे, पैसा बचाना पड़ेगा, फजूल खर्ची रोकनी पड़ेगी। आपने तो 6-6 सीपीएस बना रखे, वही बेचारे काम नहीं कर पा रहे, कहते पता नहीं कब अदालत का निर्णय आ जाए। यारों दोस्तों को जो है चेयरमैन बना रखा है विद कैबिनेट रैंक। बाली जी आप तो विधायक, एक मिनट, मैं आप बात तो सुनो, आप तो विधायक रहे, आपको हक है, आप तो विधायक है, आप अगर मंत्री बनते तो कैबिनेट मंत्री बनते, परंतु ऐसे बन रहे हैं जिन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, प्रधानी का नहीं, मेंबरी का नहीं, वो भी कैबिनेट रैंक के विधायकों के चुने हुए विधायकों के सिर पर बैठा दिया। आप क्या आत्मनिर्भर हिमाचल, आप कैसे आत्मनिर्भर, मैं आ रहा हूं आपकी बात पर आ रहा हूं। हाँ बिल्कुल, पर कैबिनेट रैंक लिखा करो, कैबिनेट मंत्री रैंक ना लिखा करो, वो अच्छा नहीं लगता, वो अजीब सा लगता है। कैबिनेट रैंक लिखा करो, आप कैबिनेट मंत्री रैंक लिखते हो वो अजीब सा लगता है। फिर आपने क्या कहा, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने को हमारे को केंद्र सरकार 22,406 करोड़ रुपए थे, तो फिर आपको काहे को देना, फिर हम ही ले लेते, काहे का मांग रहे हो। आपदा का 4500 करोड़, कितना बताया, 8,000 करोड़, आपदा का 9,906 करोड़। आपने ही जवाब दिया है, केंद्र सरकार ने आपको 1148 करोड़ रुपए आपदा में दिया, 637 करोड़ का पैकेज दिया, कितना बना 1700 कुछ, 250 करोड़ जनता से इकट्ठा हो गया, 20,000 करोड़। मैंने पूछा था आपने खर्च कितना किया, तो आपने विभागों और जिलों को दिया 1254 करोड़ रुपए, जो प्रभावित है उनमें बांटा 400 कुछ करोड़ रुपए। अभी तो आप 1700 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, आपके पास जो है 2000 करोड़ रुपए आ चुका है, अपना तो आपने पैसा लगाया ही नहीं, 1 रुपया प्रदेश से नहीं लगा। बाली जी जरा ध्यान दीजिए, ये 4500 करोड़ कागजों में है, मिला नहीं है लोगों को। मैं बता रहा हूं, ना 7 लाख मिला, ना किराया मिला, ना सिलेंडर मिले, ना राशन मिला। इसलिए आपकी गलती नहीं, आपके पास विभाग ही नहीं है। इसलिए अब आप एक मिनट, मैं इशू कहीं और ले जा रहा हूं। अगर ये मिल भी जाए तो आपदा में जाएगा, आपका आत्मनिर्भर हिमाचल थोड़ी बनाएगा। दूसरी बात, आपने कहा एनपीएस से जो ओपीएस गए वो 8,000 करोड़ आ जाए, वो आ रहा है, जो रिटायर हो रहा है उसका आ रहा है, इकट्ठा आ गया तब भी उनको ही जाना, उससे आत्मनिर्भर हिमाचल कैसे होना। फिर कहते हैं बीबीएमबी का 4,500 करोड़ आ जाए, ये कब का देय है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।
और उसके बाद कितने समय आ गए जब देश में भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जो संबंधित प्रदेश है, तीनों प्रदेशों में भी कांग्रेस की सरकारें, तब तो आप ये 4500 करोड़ ले नहीं पाए। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी प्रयास करते रहे। आज आप हमारी सरकार केंद्र में आप यहां तो आप मांग कर रहे। बेतुकी मांगे करके हिमाचल आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, खुद कुछ करना पड़ेगा, खुद काम करना पड़ेगा, खुद इच्छा शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी, कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, जूल खर्ची रोकनी पड़ेगी, तब जाकर हिमाचल जो है आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना कठोर निर्णय लेने पड़ते, ऐसा नहीं है उससे सुधार। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया, नोटबंदी का निर्णय लिया, कठोर निर्णय था, विरोध हुआ, उसके बाद भी निर्णय लिया। जीएसटी का निर्णय लिया, चौधरी साहब बैठे बैठे आपको बोलना शोभा नहीं देता, बेड़ा गर्क नहीं हुआ। आज देश दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बना है तो मोदी जी के कारण बना है। 5वीं आर्थिक शक्ति है, जरा पढ़ाई करिए, जरा पढ़ के देखिए, हैं जी। ये ठीक है, उस नोटबंदी से कांग्रेस का बेड़ा गर्क हुआ, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक कह रहे, परंतु देश में सुधार हुआ, देश की अर्थव्यवस्था पटड़ी पर आई। आज केंद्र सरकार के पास इतना पैसा है कि आपको भी जो केंद्र के बजट में 85-100 करोड़ देने की बात थी, आज उसकी बताए 9100 करोड़ आ रहा है, क्योंकि केंद्र के पास पैसा है। आप जितनी मर्जी आलोचना कर लो, पर सच्चाई यह है कि इस एक साल में भी आपको 34,000 करोड़ रुपए केंद्र से आया है। जब मैं डिटेल पढ़ूंगा तो आप बोलेंगे ये तो हमारा हक था, ये तो ढांचा है जी, संघीय ढांचा है। अरे भाई, ढांचा है तो आ रहा है ना, केंद्र दे रहा है ना, इसलिए दे रहा है कि वहां पर अर्थव्यवस्था अच्छी, इसलिए उसको सुधारना है, तो उसके लिए आपको अच्छे काम करने होंगे। ये मेरा आप सब लोगों से कहना है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आपने ऐसा नहीं है, कुछ निर्णय भी लिए हैं, मैं सुझाव भी देना चाहूंगा। अच्छा होता मुख्यमंत्री जी यहां होते, अधिकारी यहां होते, नोट करते, पर अब बार बार बोलने पर भी सरकार कितनी गंभीर है लग रहा है। इस सरकार उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे RS बाली जी ने कुछ बातें की आपदा की, मैंने आपदा का तो जवाब दिया। टूरिज्म सेक्टर की ये बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, करनी चाहिए, परंतु मेरा इनको सुझाव है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, क्योंकि हिमाचल में टूरिज्म विकसित हो, पर्यटन का क्षेत्र ही है जो हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाएगा। ये एकमात्र क्षेत्र है जहां अगर सरकार गंभीरता के साथ प्रयास करे तो हिमाचल अपनी अर्थव्यवस्था सुधार, परंतु उसके लिए प्रयास करने, सिर्फ कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल घोषित करके कांगड़ा को जो मंत्री पद काटे उसकी भरपाई करने का काम करोगे तो कुछ, आपको टूरिज्म में नए डेस्टिनेशन डेवलप करने। आज भी आप मनाली, डलहौजी, शिमला, धर्मशाला इसी पर डिपेंड, एक बार एक परिवार देख गया, दूसरी बार क्यों आएगा। और हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों ऐसे स्थान है, बहुत अच्छे स्थान है जहां नेचुरल ब्यूटी है। अभी तो भूमिका ही बांधी, आधा घंटा बोले नेगी जी, इसीलिए घंटी हो जाती कि भूमिका जल्दी खत्म कर देता। भूमिका खत्म होगी, अब बजट में शुरू करता हूं। तो वो टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करिए, और उसमें मेरा ये कहना नहीं, शहरों में भी पहाड़ हैं, बहुत अच्छे सुंदर पहाड़ हैं, वहां सड़क ले जाओगे पेड़ कट जाएंगे, सुंदरता खत्म। आप उन डेस्टिनेशन को रोपवे के साथ, रोपवे प्राइवेट बिल्डर्स लाइए, उनको इंसेंटिव्स दीजिए, जब चल पड़ेगा तो फिर उनसे ले लीजिए टैक्स। वहां पर बिल्डिंग्स मत बनाइए, कंक्रीट के जंगल, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला हो गए, अब कोई नहीं। वहां पर टेंट्स का काम युवाओं को दीजिए, रोजगार भी मिलेगा, टूरिस्ट भी जाएगा और वहां पर आनंद। और टारगेट रखिए कितने हम टूरिज्म डेस्टिनेशन डेवलप करें, आप बनाते रहिए। तो जाएंगे कहां टूरिस्ट, 4 डेस्टिनेशन के बाद जाना कहां है, इसलिए नए डेस्टिनेशन डेवलप करें। रिलीजियस टूरिज्म को सुधारिए, धार्मिक पर्यटन हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा है, परंतु आपकी सरकार ने
जो धार्मिक श्रद्धालु आ रहे हैं चिंतपूर्णी में दर्शन करने के लिए फीस लगा दी। क्यों आएंगे धार्मिक श्रद्धालु? वो माता के चरणों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनकी आस्था है, वो भी प्रदेश में ही रहता है। तो आप फीस लगाकर क्या संदेश देना चाहते? धार्मिक पर्यटन को क्यों आप पीछे करना चाहते? और दूसरी बात, इन धार्मिक क्षेत्रों को विकसित करने में एफर्ट्स करिए। हमने नैना देवी में कुछ काम शुरू किए, सरकार बदली, वो काम बंद कर दिए, अब हम नया शुरू करेंगे। तो ये कैसे विकसित हों? हर साल लाखों श्रद्धालु बढ़ रहे हैं और धार्मिक हमारे जो क्षेत्र है वहां पर व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था सुधार करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, पर एक ने शुरू किया उसी को आगे बढ़ाना। आपकी सरकार ने यह प्रथा कर ली, इंस्टीट्यूट जयराम जी ने खोले वो आपने बंद कर दी। जो काम शुरू किया इन्होंने अटल आदर्श विद्यालय शुरू किए, आपने वो बंद करके राजीव डे बोर्डिंग कर दे, उन्हीं को शुरू कर देते। तो इसलिए ये काम मत। उसी तरह से मेरा आग्रह है, हेल्थ टूरिज्म हिमाचल में कोई है ही नहीं। हिमाचल से भी योग करने, पंचकर्म करने हरिद्वार जा रहे हैं, केरल जा रहे हैं, बंगलौर जा रहे हैं। हिमाचल में गर्मियों में कितना अच्छा क्लाइमेट है। आप यहाँ हेल्थ टूरिज्म की दृष्टि से डेवलप करिए सेंटर। आप एडवेंचर स्पोर्ट्स का तो व्यवस्था है भी, उसको बढ़ाने की जरूरत है, उसको आप बढ़ा सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है। परंतु आप ऐसा काम मत करिए जो आज सवेरे एक प्रश्न में देखने को आपने टूरिज्म में पूछा था, सवेरे प्रश्न लगा था एक अपने वो विधायक आपके हैं गगरेट से और हमारे लोकेंद्र जी, आपने जवाब दिया कि टूरिज्म का कुल्लू में कहां कहां पैसा खर्च। आपने जवाब दिया फंड्स हैव बीन रिलीज्ड फॉर द ब्यूटिफिकेशन एंड रेनोवेशन ऑफ पटवार खाना, 36 लाख रुपए। अब ऐसे ऐसे टूरिज्म के पैसे खर्च होंगे तो टूरिज्म आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए उसमें सुधार की आवश्यकता है। आप कल्चरल टूरिज्म डेवलप करिए, आप कोई फिल्म सिटी बनाइए ताकि हिमाचल का जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको हम एनकैश कर। आपने अच्छी शुरुआत की थी, धर्मशाला सेशन में मिले थे, आप कहते थे बैठकर चर्चा करूंगा, मैं आप सबको बुलाऊंगा, परंतु आप भी सच्चे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आपको उलझा दिया। उन्होंने आपको कह दिया अब आप लोकसभा लड़ेंगे। अब आप टूरिज्म को सुधार रहे थे, उधर आपको लगा मैं बलि का बकरा कहा इस लोकसभा चुनाव। आप उस टेंशन में आपके चेहरे से नजर आ रही, इसलिए उस टेंशन से बाहर निकलिए, मना करिए, इस चुनाव में कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। आप अच्छे होनहार योग्य हैं, टूरिज्म को विकसित करिए, इस क्षेत्र में अपना योगदान दीजिए, निश्चित रूप से आपको प्रदेश याद करेगा। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग का क्षेत्र है जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी सुधार सकता है और साथ ही जो हमारी दूसरी समस्या बेरोजगारी उसको दूर कर सकता है। उसके लिए निवेश को बढ़ाना है। परंतु बुरा ना माना, मैं कल परसों से देख रहा हूं जो मुख्यमंत्री जी का स्टैंड है वो निवेशकों को आकर्षित करने का, वो स्टैंड तो जो उद्योग चल रहे हैं उनको भी प्रदेश से बाहर भेजने का है। कैसे प्रदेश की बेरोजगारी दूर होगी, कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूर। आपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुधारनी है तो निवेश ही एक ढंग है। स्टेट के कर कितने बढ़ाओगे? आपने बढ़ा ली स्टैंप ड्यूटी, कितना आया? आपने लगा लिया सेस, कितना आया? आप और भी लगा लो, शराब पीने वालों पर लगा लिया, और भी लगा लो, उससे गुजारा नहीं होगा। 4 पैसे आ जाएंगे परंतु ना बेरोजगारी दूर होगी ना अर्थव्यवस्था। इसलिए इस निवेश को बढ़ाइए, उद्योगों को, और उसके लिए एक प्रदेश हित में अच्छे निर्णय लेने पड़ते हैं। आपको याद होगा टाटा का नैनो का जो उद्योग है वेस्ट बंगाल में, वो लगाना चाहते थे, कौन सी जगह थी, सिंगूर, और वहां पर उसका विरोध हुआ, मना कर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसमें गुजरात के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक फोन करके उनको बुलाया, 3 दिन में लैंड उपलब्ध करा दी, कोई पैसा नहीं लिया, आप यहाँ उद्योग लगाओ। वो उद्योग लगा, लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिला, प्रदेश की अर्थव्यवस्था से। आप तो यही देखते जा रहे हैं, इस जमीन से 2 करोड़ आया कि नहीं आया, 4 करोड़ आया कि नहीं आया। आप मुख्यमंत्री हो, कोई बिजनेसमैन तो नहीं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जब आपने निवेश बढ़ाना है उसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, उन कॉम्प्रोमाइजेस को करो, उद्योग को बढ़ाओ, तभी ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसके अलावा दूध की बात यहां पर चली, बाली जी ने भी,
ये ठीक है, हिमाचल ने दूध का समर्थन मूल्य दिया, कोई शक नहीं, परंतु आपने वायदा तो 100 रुपए का किया। आप हमें बोलेंगे पहला साल है, मुझे पता यही बोलेंगे, गाय का 80 रुपए, भैंस का 100 रुपए। आपने 45 और 55 दिया। खुली मार्केट में भैंस का दूध 60 रुपए से ऊपर बिकता है, क्यों कोई देगा? हमारी कामधेनु संस्था जो गाय का दूध 46 रुपए 47 रुपए ले रही है, आपको 45 रुपए कौन देगा? इसलिए अपनी पीठ ऐसे निर्णय लेकर मत तब वास्तविक में आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, अगर ले भी लेते हैं दूध, आपके पास क्या व्यवस्था है? कहां रखोगे दूध? क्या मिल्क फेडरेशन के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो 5 लाख लीटर दूध को रख पाएगा, कंज्यूम कर पाएगा, भंडारण कर सकेगा, उसका उपयोग कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। करेगा भी तो घाटे में जाएगा, फायदे में नहीं जाएगा। सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में नमोल में कामधेनु संस्था चली, आज वो आप जानकर हैरान होंगे, 600 किसानों से दूध लेते हैं और आगे दूध बेचते हैं। 300 लोगों को उन्होंने डायरेक्ट रोजगार दे रखा है और अनेक उन्होंने उपक्रम चलाए हैं, जिसके कारण वो उन लोगों को तनख्वाह भी दे रहे हैं, बेनिफिट भी दे रहे हैं, और उन किसानों को जो है वो बोनस तक वो कामधेनु संस्था दी। ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा दी, जगह जगह ऐसी संस्थाएं खुले। सारा काम सरकार ने करना है। दूध खरीदना, मिठाई बनानी, दही बनाना, ये सरकार के काम। क्यों सरकार इसमें उलझ रही है? मेरी समझ से परे है। इस पर पुनर्निर्णय जो है सरकार को करना चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। आपने प्राकृतिक खेती की बात की, अच्छी बात, हमने तो शुरू ही किया था, आपने बंद किया फिर शुरू कर। परंतु कुछ भी कृषि में करना है, हिमाचल में सबसे बड़ी दिक्कत है जंगली जानवर, बंदर, आजकल मोर, बेसहारा पशु, इनको रोकने की क्या व्यवस्था? आप इंसेंटिव देते जाइए किसान को। जब तक जंगली जानवरों से रोकथाम की व्यवस्था नहीं होगी, आप कुछ। और उसके लिए हमारी सरकार ने, मैं धन्यवाद करता हूं जयराम ठाकुर, 80% सब्सिडी देकर सोलर फेंसिंग की व्यवस्था शुरू की। परंतु आपने आकर उस हेड में बजट ही नहीं रखना, क्योंकि जयराम जी ने शुरू की और उसमें माकूल बजट रखी है। वही एक, उससे भी पूरा सुधार नहीं होता, मोर ऊपर से आ जाते हैं, परंतु फिर भी बड़े जानवर नहीं आते। आपने कंटीली तारों की बात की, 10 करोड़ का, 10 करोड़ में कितनी जमीन रुकेगी? रणधीर जी, इसलिए मेरा 5-7 मिनट की बात, नहीं, ज्यादा नहीं। मैं सर, मैं सर एक दो बातें युवाओं की बात है। जो IT वाले बैठे हैं, अलग अलग कोड, ठीक है, उनके करने में आपको दिक्कत है। मैं आपसे एक बात पूछ, वेटरनरी फार्मासिस्टों का रिजल्ट 21 सितंबर 2023 को निकल गया। मंत्री जी हमारे पर तो नोकझोंक कर रहे हैं। ये बताएं कि इनको जो 187 सिलेक्टेड कैंडिडेट है, कमीशन से सिलेक्ट हो गए, आपके पास सूची आ गई है, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने में क्या दिक्कत? क्या कौन हाई कोर्ट में गया है बिना मतलब की बात? आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर गोमा जी 140 सिलेक्टेड है, 23 सितंबर का रिजल्ट निकला है, आज अपॉइंटमेंट लेटर आज तक नहीं। आप नौकरियों की बात छोड़ो, 1 लाख कहां से देनी, पर जो सिलेक्ट है उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहे हैं। सितंबर से रिजल्ट निकले हैं। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 10 नवंबर का रिजल्ट है, 112 सिलेक्ट है। ये 439 बच्चों का ये सरकार रिजल्ट नहीं निकाल रही, जो सिद्ध करती है कि ये सरकार युवा विरोधी है, ये युवाओं को नौकरी देने के खिलाफ है। ये मैं अध्यक्ष महोदय यहाँ कहना चाहूँ। प्लीज, बस एक बात मैं बिलासपुर जिला की जरूर करना चाहूँ। बिलासपुर के लिए ना तो अभिभाषण में कुछ कहा गया, ना बजट में कुछ रखा। इतनी आपने मंडियों की घोषणा कर दी, टूरिज्म के सेक्टर के प्रोजेक्ट रख दिए, कई कुछ घोषणाएं कर दी। बिलासपुर क्या हिमाचल का हिस्सा नहीं? बिलासपुर की जनता ने क्या गुनाह कर दिया अगर 3 विधायक बीजेपी के जिता दिए? एक तो आपके हैं, आप कुछ भी बिलासपुर को नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हमें मजबूरन अपनी लड़ाई फिर सड़कों पर लड़नी। इसलिए बिलासपुर जिला के जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए वहां भी विकास हो, उसकी चिंता आप करें। थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री, मैं धन्यवाद कर रहा हूं सर, धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का। मेरा एक प्राइमरी स्कूल जो डीनोटिफाई हुआ था उसको इन्होंने नोटिफाई किया है, परंतु मेरा आग्रह है कि मेरे जो डिग्री कॉलेज स्वारघाट डीनोटिफाई किया था उसको भी नोटिफाई करें, और जो जल शक्ति विभाग की डिवीजन कोठीपुरा में जो थी उसको भी जो है
दोबारा नोटिफाई करें ताकि पानी की समस्याओं का समाधान। थैंक यू। और अंत में एक विषय, कल हमारे आदरणीय विक्रमादित्य जी ने अपने भाषण के अंत में भगवान राम का जिक्र किया। बहुत अच्छे शब्द कहे थे। सुनने वालों को तो लग नहीं रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी के नेता है। सुनने वालों को लग रहा था कि संघ के कार्य स्वयं सेवक या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। परंतु एक बात से मैं डिफर करता हूं, जो आपने कहा राम राज्य कांग्रेस पार्टी लाई। जिस पार्टी ने अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने के केस में 20 वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़े कर दिए, वो राम राज्य नहीं ला सकती। जिस पार्टी के नेता भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बायकॉट करे, वो राम राज्य नहीं ला सकती। राम राज्य इस देश में लाएगी तो वही पार्टी लाएगी जिसने राम मंदिर निर्माण के आंदोलन को लड़ा, जीता, मंदिर बनाया और मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि राम राज्य आए तो आइए, द्वार खुले हैं, आइए और मिलकर राम राज्य बनाए। यही कहते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।